सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह मनदीप पूनिया जी का साथ इस प्रोग्राम में हमारे साथ होता है और देश विदेश की अहम खबरों पर हम बातचीत करते हैं। पूनिया जी का करते हैं स्वागत, फिर खबरों पर चर्चा होगी। स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हुती विद्रोहियों की खबर से। हुती विद्रोहियों की क्या धमकी है? क्या कह रहे हैं वो? देखिए, जो हूती विद्रोही हैं, लगातार आपको पता है कि जो बोबल मंदेब है, उसको लेकर भी वो कहते रहते हैं कि हम इसको रोक देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर जिस हिसाब से ईरान की आईआरजीसी, जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स हैं, वो वहाँ पर सक्रिय हैं। वैसे ही हूती विद्रोही यमन के हूती विद्रोही हैं। बेसिकली आप कोई उसको ऐसे मिलिट्री फोर्स भी नहीं कह सकते। अ, डाकू भी नहीं कह सकते, लुटेरे भी नहीं कह सकते, वो मतलब ग्रुप्स हैं उनके छोटे-छोटे। और वो लोग बोबल मंदेब के इलाके में, यमन के इलाके में काफ़ी जगह पर वो अपना दखल-अंदाज़ी करते हैं। सऊदी अरब के बंदरगाहों पर माल लादने या उतारने से तक की जो उनकी रेंज वो दिखती है साफ। तो वो कह रहे हैं कि भई उन्होंने धमकी दी है शिपिंग कंपनियों को, दुनिया भर की शिपिंग कंपनियों को, कि आप सऊदी अरब के बंदरगाहों पर माल लादने या उतारने से बचें और पोर्ट से जी, दूर रहें। उनका कहना है कि अगर कोई जहाज नहीं मानता है तो हम उसके ऊपर हमला करेंगे। हुती जो सैन्य प्रवक्ता हैं याह्या सरी, उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की है। पूरी उसमें उन्होंने लिखा है कि सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी गई है। यह कदम यमन पर लंबे समय से लागू सऊदी नेतृत्व वाली नाकेबंदी की जवाब में लिया गया है। अ, हालाँकि मामला बहुत गरम गरम दिख रहा हो, सऊदी अरब हो या फिर बात करें कतर हो, ये ऐसे इलाके हैं जिनको लेकर वेस्ट एशिया में खासकर यमन और ईरान में ये अंडरस्टैंडिंग है कि इनको अमेरिका इस्तेमाल करता है। तो उनका वो एंटी अमेरिका स्टांस से ही वो सारी चीज़ें हो रही हैं। ख़ैर, अमेरिका ने सुबह-सुबह आज 5 शहरों में एक साथ एयर स्ट्राइक और मिसाइल स्ट्राइक की हैं। उसमें जी, ईरानी अधिकारियों ने भी ये जानकारी दी है कि उनके चाबार, कोनार्क, तबरीज़, बेहबान और ओमी दिए को, ये 5 शहर हैं, इनको निशाना बनाया गया है। और मतलब सीज़ फायर टूट चुका। तो 11 लगातार, ये 11वीं रात आप कह सकते हैं, 11 दिन लगातार बीत चुके हैं, जब अमेरिका के ईरान के ऊपर हमले जारी हैं। ईरान भी अलग-अलग किस्म से कोशिश कर रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अपनी दखल-अंदाज़ी बरकरार रख सके। ख़ैर, भारत चीन के टैंकरों ने अपना रास्ता बदला है। उसका एक तो यही है कि 2 जो टैंकर थे उनको हूती विद्रोहियों ने धमकी दी, जिसके कारण रेड सी में यू टर्न लेकर वो सुएज़ नहर की तरफ दोनों टैंकर लौट गए थे। बाकी अमेरिका ने माना है कि ईरानी हमलों में उनके 100 सैनिक से ज़्यादा हैं, वो घायल हुए हैं। पेंटागन ने ये 7 जुलाई के बाद जो हमले हुए हैं, उसमें स्वीकार किया कि 100 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। इसमें 96% सैनिक इलाज के लिए ड्यूटी पर इलाज होने के बाद ड्यूटी पर वापस लौट चुके हैं। खैर, कतर ने ईरान से मुआवज़ा माँगा है। यूनाइटेड नेशन की में एक लेटर भी लिखा है, उसमें कहा है कि जो हालिया हमले हुए हैं, उसमें ईरान इसके लिए ज़िम्मेदार है, उनके और उसकी पूर्ति की जाए। खैर, और ट्रंप ने भी ये बात माना है कि जॉर्डन में एक ईरानी हवाई हमला सफल रहा है और उसके 2 अमेरिकी जो सैनिक हैं उनकी मौत हुई है। तो ये काफ़ी कई ऐसी खबरें पिछले 24 से 48 घंटे में डेवलप हुई हैं। जो ईरानी गृह मंत्री हैं वो पाकिस्तान पहुँचे हैं और उनकी पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं आसिम मुनीर, उनसे मुलाकात हो रही है। उसके बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी बातचीत की है। तो देखते हैं कि जी। क्या दोबारा पाकिस्तान के ये दोनों बड़े लीडर ये एक्टिव होते हैं या नहीं होते हैं, और ईरान और अमेरिका के बीच में कोई डील दोबारा क्रैक होती है या नहीं होती है। लेकिन हाँ, 11 दिन हो गए हैं, सीज़ फायर टूट चुका है और लगातार एक-दूसरे के ऊपर हमले हो रहे हैं। जी। इससे आगे बढ़े तो भारत की अब बात करते हैं। राहुल गांधी ने अभी से कुछ समय पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैसे ही जैसे वो पहले भी अभी उन्होंने नया एक शुरू किया हुआ है तरीका, प्रेस कॉन्फ्रेंस को बैठ के नहीं, खड़े होके करते हैं। स्क्रीन लगी होती है, स्क्रीन पर वो आंकड़े दिखाते हैं, साथ-साथ में जैसे प्रेज़ेंटेशन दी जाती है कॉलेजेस में वैसे वो करते हैं।
प्रेजेंटेशन देने के बाद जब वो सवाल दे रहे थे तो उन्होंने एक दिलचस्प बात कही कि जब मुझे पुलिस उठा रही थी प्रधानमंत्री के आवास के बाहर से, वो मेरे कान में बोल रहे थे कि सर मैं राजस्थान से हूँ, इस सरकार को हटाइए, सर मैं हरियाणा से हूँ, इस सरकार को हटाइए। खैर, वो तो उनका एक सटायर या सच है हम नहीं जानते, लेकिन अकाउंटेबिलिटी की बात उन्होंने की है धर्मेंद्र प्रधान की, और पीएम को अपॉलजी माँगने के लिए उन्होंने कहा कहा है। और क्या ख़ास बातें हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो लेनी चाहिए? क्योंकि बड़ी प्रिसाइज़ सी छोटी-सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। देखिए 40 मिनट तकरीबन उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जैसा आपने कहा प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल किया और उसमें उन्होंने सुरक्षा बलों ने जिस हिसाब से स्टूडेंट्स को पीटा उसकी निंदा की, नीट पेपर लीक से तकरीबन 7.5 करोड़ स्टूडेंट और उनके परिवार वाले प्रभावित हुए उसकी बात की, नीट मामले में किसी को कोई सजा नहीं दी गई उसकी बात की। इसके अलावा वो जो आपने बात की पॉलिटिकल जो स्टायर कहा कि भाई धर्मेंद्र प्रधान को जाना होगा, और उन्होंने ये भी बताया कि मुझे जब घसीटा तो मुँह से खून आया, 2-3 मेरे को पंच भी लगे, वो सारी बात की। जो उनकी पहला जो उन्होंने शुरुआत की वो 20 जुलाई को जो प्रदर्शन हुआ उसकी क्लिपें दिखाई, जिसमें महिलाओं के साथ पुलिस जो बर्बरता कर रही थी वो दिखाई। डीसीपी संदीप लांबा पर लड़की को थप्पड़ मारने के आरोप लग रहे हैं वो बताया। पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में उन्होंने कहा। घायल छात्रों की जो चीख पुकार है उसकी जो वीडियोज हैं वो भी लगातार दिखाई। जो सेकंड जो उनका सेक्शन था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो पेपर लीक में के बारे में था। उन्होंने कहा कि भाई 152 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं सरकार में, लेकिन अभी तक किसी भी पेपर लीक में किसी को कोई सजा नहीं मिली है। और तीसरा उन्होंने बताया कि नीट का खर्च देश के शिक्षा बजट से ज्यादा है, तो मतलब इसको ऐसे नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। देश का जो एजुकेशन बजट है वो 1.4 लाख करोड़ है, वहीं जो नीट पर भारतीय जो परिवार है वो भी इतना ही पैसा खर्च करते हैं। तो नीट का जो खर्च है वो देश के शिक्षा बजट से ज्यादा उन्होंने कहा। और जी। 3 डिमांड उन्होंने आज की, 3 मतलब डिमांड में एक ही उन्होंने पेपर का उन्होंने ज़िक्र किया था, मतलब कि एनुअल नीट हाँ, का जो एग्ज़ाम है हाँ, उसमें ही इतना पैसा चले जाता है कि उतना तो पूरे हाँ, शिक्षा ढांचे को चलाने के लिए देश की सरकार भी नहीं खर्च करती। हाँ। तो उन्होंने चौथी स्लाइड में 3 डिमांड रखी। पहली तो शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा दे। दूसरी डिमांड उनकी थी छात्रों को जिन पुलिस वालों ने पीटा है उनके ऊपर कार्रवाई हो। और तीसरा नरेंद्र मोदी छात्रों से स्टूडेंट से माफी माफ़ी मांगे। माँगे। तो ये 3 डिमांड उन्होंने रखी हैं। तो खैर देखते हैं कि क्या असर होता है। लेकिन कल जो उन्होंने अलग-अलग उनकी तस्वीरें आपने देखी होंगी कि कैसे जब पुलिस उनको घसीट रही थी तो उनके नाक से थोड़ा खून भी दिखा, उनको 2-3 पंच लगे। और पहली बार ऐसे विपक्ष दिखा कि हाँ, लड़ाई लड़ रहा है। उनके पैर की एक चप्पल जिस छत्रसाल स्टेडियम में उनको डिटेंशन में रखा गया था, उनके पैर की एक चप्पल भी गिर गई थी। पीछे से जो टी-शर्ट थी वो भी पूरी ऐसे मैली कुचैली दिख रही थी। और प्रियंका जी। गांधी थोड़े ज़्यादा जोश में दिख रही थी, वो तो बस के उसमें लटकी हुई थी। और इवन प्रियंका गांधी को भी जो मेल पुलिस वाले थे वो धक्का दे रहे थे, उसको लेकर भी उन्होंने आपत्ति जताई। और प्रियंका गांधी के जो नारे हैं वो भी आपने देखा होगा कि काफ़ी वायरल हो रहे हैं। तो कल जो कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था उसकी ये बातचीत है, उसमें उसी को आज उन्होंने अपने अपने बात बात करें कि प्रेजेंटेशन को में दोहराने की कोशिश की है। जी। इससे आगे बढ़ें तो बात सोनम वांगचुक की करते हैं, लगातार अनशन पर हैं वो, लेकिन अभी खबर आ रही है कि वो अपना अनशन खत्म कर सकते हैं, लेकिन कौन-सी शर्तों पर? देखिए जो केंद्रीय मंत्रियों को चिट्ठी लिखी है सोनम वांगचुक ने, तो उसको लेकर ही ये बात चल रही है कि भई सोनम वांगचुक की, क्योंकि भूख हड़ताल तो उनकी चल ही रही है, उनको सफदरजंग से मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। और वहाँ से उन्होंने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने ये कहा, एक तो ये बात ये कही है कि बच्चों के खिलाफ कोई एक्शन ना हो, सरकार भरोसा दे तो वे एक्शन खत्म कर सकते हैं। और कोकरोच जनता पार्टी ने सरकार की तरफ से जो बातचीत की पेशकश हुई थी उसे ठुकरा दिया है। सीजेपी की जो प्रवक्ता है सौरभ दास, उन्होंने कहा है कि ये वे बातचीत के लिए किसी के घर या दफ्तर नहीं जाएँगे। अगर सरकार बातचीत करना चाहती है तो जंतर मंतर आए या आस-पास किसी जगह पर बैठक करे। दिल्ली हाई कोर्ट में स्टूडेंट्स से मारपीट के मामले में आज एक अर्जी पर सुनवाई भी हो रही थी। हाई कोर्ट ने सरकार से कहा कि मारपीट के जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो सुरक्षित रखे जाएँ। खैर आज 33वां दिन है सीजेपी के प्रदर्शन का। और आज जो अपन बात करें तो तकरीबन 16 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखा गया, ये कहा गया कि सुरक्षा कारणों से। और आज भी हज़ारों की गिनती में जो स्टूडेंट्स थे वो पहुँचे हुए थे। जनपथ का मेट्रो स्टेशन भी बंद था।
और 2000 जवानों को पश्चिम बंगाल कोलकाता से एयरलिफ्ट करके लाया जा रहा है। सीआरपीएफ की कंपनी 2000 अतिरिक्त 20 कंपनियां मंगवाई जा रही हैं, 2000 जवान सीआरपीएफ के मंगवाए जा रहे हैं। और आरएएफ का भी मामला है। देखिए, मेदांता के गेट पर भी जो विपक्ष के सांसद हैं उनको उनको मिलने से रोका जा रहा है, और वो सोनम वांगचुक से मिलना चाहते हैं। सोनम वांगचुक को भी ये समझ में आ रहा है कि अस्पताल में भर्ती होकर उनको जैसे उठा के लेकर गई है, तो अस्पताल की घेराबंदी कर ली, वो किसी से ना मिलने दिया जा रहा है, ना उनको दिखाया जा रहा है, तो वो अपनी बात भी नहीं कह पा रहे हैं। इसलिए मेरे को लगता है कि उन्होंने जो रास्ता चुना कि वो अनशन खत्म कर दें इन 2 शर्तों के साथ, तो ठीक है, उनको अनशन खत्म भी कर देना चाहिए। वो अपनी 60s में हैं और उनकी एक एज भी हो रखी है, तो जब 60 साल के नजदीक कोई इंसान होता है तो मुझे लगता है कि इतने दिन भूख हड़ताल बहुत होती है। बहुत लंबा उन्होंने संघर्ष किया और काफी तकरीबन 10 किलो के आसपास उनका वजन भी गिरा हुआ है। तो मुझे लगता है कि जी, भूख हड़ताल उनको अब खत्म कर देनी चाहिए। इस सरकार हिटलर के सामने अगर महात्मा गांधी भी भूख हड़ताल करते तो मर ही जाते वो, ये ऐसा मामला है। तो हालांकि आज तो मैंने भी आज ट्विटर पे लिखा कि 20वीं सदी में जनरल डायर था और 21वीं सदी में जनरल कायर है, तो जनरल कायर के सामने भूख हड़ताल करने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। और आम ज़िंदगी में भी अगर हम आगे बढ़ें तो अभी अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, तो वो अगर हमें बोल दे कि भाई अपना टाइम भी खराब मत कर और मेरा भी ना कर, अपने-अपने रास्ते जाओ। तो हम हर व्यक्ति को बुरा लगता है। लेकिन यही बात जब सुप्रीम कोर्ट में आपका केस जाए और आप वहाँ पर बात रखने की कोशिश करो, तो सुप्रीम कोर्ट में जो बैठा हुआ सबसे उच्च न्यायाधीश है, वो आपको ये बात बोलते, तो कैसा लगता है? आज कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर प्रोटेस्ट में हुए लाठीचार्ज के मामले में यही हुआ है अदालत में? देखिए, गुरप्रीत, आपको भी पता है कि जो कॉकरोच नाम है युवाओं हुँ, को, पत्रकारों जी, को किस महानुभाव जज ने दिया। वो बिल्कुल। महानुभाव जज का नाम है जस्टिस सूर्यकांत, देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। और उन्होंने ही ये कॉकरोच बोला था पत्रकारों को, एक्टिविस्टों को, स्टूडेंट्स को, बेरोजगारों को। तो अब वो उनकी वजह से इतना बड़ा बवाल हो रहा है, तो खुद वो कैसे सुनेंगे इसके ऊपर सुनवाई। देखिए, ये बड़ा एवरेज बुद्धि के लोगों द्वारा शासन किए जाने का दौर है। जी, बार-बार हम जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो इस बारे में चर्चा करते हैं कि जो नरेंद्र मोदी का आईक्यू है और जो इस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो आईक्यू लेवल है, दोनों का जो आईक्यू लेवल है वो बहुत एवरेज है। तो दोनों ही के ऊपर, सरकार के ऊपर और अदालतों के ऊपर जनता को न्याय देने का, जनता को इंसाफ, जनता को अमन शांति और सुविधाएं देने का भार होता है एक हिसाब से। तीसरा तो एग्जीक्यूटिव होता है कि जो मतलब जो अफसरान होते हैं वो तो इनके ऑर्डरों को लागू करते हैं बेसिकली। इन 2 के जी, हाथ में कोई फैसले लेने और फैसले सुनाने की ताकत है। और दोनों सदन हैं, चाहे लोकसभा हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों के जो सुप्रीम लीडर हैं, दोनों की बुद्धि वो एवरेज आईक्यू के लोग हैं। तो ये देश में पहली बार हो रहा है और इंडियन जुडिशरी का सबसे लोएस्ट टाइम है कि इतना कम बुद्धि का जो जज है वो मिला है। आप मैं हालाँकि इस आदमी ने अपने जो रंग हैं वो बहुत पहले दिखा दिए थे। हमने तो जो प्रोफ़ेसर महबूबाबाद वाला केस था उसी में देख लिया था और उसमें ही ये बड़ी एक्टिंग करके कुछ-कुछ बोल रहा था। सूर्यकांत के लिए कोई इज़्ज़त नहीं है, हरियाणा से ही है, हरियाणा का भी नाम बदनाम कर रहा है। मैं खुद हरियाणा वासी हूँ, हम तो हरियाणा वालों ने तो बोल रखा कि भाई इसके नाम पे हमें मत कोसा करो। हमने तो इसको हुँ, निकाल रखा है हरियाणा से। तो बहुत बहुत ऐसे कहें कि शर्म आती है हरियाणा वासियों को कि ऐसा आदमी हमारे इतना घटिया जज हमारे हरियाणा में जन्मा है। तो बड़ा अजीब है। और जो अब आज जो पिटीशन लगाई गई थी उसमें पिटीशन ने वकील ने कहा कि जो 3 जजों के सामने ये इसकी सुनवाई गई और ये कहा कि वीडियोज़ आप देखिए कि किस हिसाब से दिल्ली पुलिस ने बच्चों के ऊपर ब्रुटैलिटी की है। उसपे सूर्यकांत कहते हैं हमें वीडियो देखने में कोई रुचि नहीं है, हमारे पास उन्हें देखने का समय नहीं है।
हम्म। तो दूसरी बार जब कहा कि सर एक बार तो देखिए आप कम से कम कि लड़कियों को भी मेल पुलिस वालों ने कैसे मोलेस्ट किया है, हरास किया है, उनके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर डंडे चलाए हैं। और एक एक पुलिस वाले की तो आपने विजुअल देखी होगी कि लड़की के के जो नवीन पिछवाड़े राठी में। नाम है उसका, हाँ, एसएचओ का नाम। हाँ, तो वो जब ये बात कही उन्होंने वकील ने, तो उसने कहा कि हमारा समय बर्बाद मत करिए, हमें और हमारा वक्त बहुत कीमती है। क्या कीमती है वक्त? नरेंद्र मोदी की और आरएसएस बीजेपी की चमचागिरी करनी है, वो तू कितने साल से कर ही रहा है, कौन सा वक्त तेरा कीमती है? तो ऐसे घटिया किस्म के, गलीज किस्म के जज बैठ गए हैं। इंडियन जुडिशरी का ये लोएस्ट पॉइंट है। और मेरे को लगता है कि आज के टाइम पे किसी को भी अगर कोई राहत चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही आप दरवाजा खोलोगे, आप गए तो हो राहत पाने के लिए, उसके दरवाजा खोलते उसके पीछे खड़ा है सूर्यकांत। सूर्यकांत जैसे जैसा जज, उसी की वजह से आपको पता है कि कितने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बेचारे अपनी पिटीशन, जमानत की याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में आजकल दायर करने से बच रहे हैं। तो बहुत बहुत खराब जज है, बहुत बहुत लोएस्ट कह सकते हैं। पैलेट गन तक का इस्तेमाल हुआ हो, और वो भी राजधानी में बहुत छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, उस पे सुप्रीम जी, कोर्ट उन पिटीशन सुनने से मना कर रहा है। तो इससे ज्यादा बुरा हाल और क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल। इससे आगे बढ़े तो राज्यसभा में भी आज खड़गे ने खड़े होके कहा है कि प्रधान पहले इस्तीफा दें, उसके बाद ही चर्चा होगी। उधर दूसरी तरफ किरण रिजिजू ने आज खड़े होके कहा है कि सरकार इस पे चर्चा करने को तैयार है, लेकिन वो तो सारा कुछ सरकार तय करेगी, कब, कैसे और कहाँ, कितने समय के लिए, माफ करना, ये डिस्कशन होगी। देखिए, मैं आपको एक बात, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए आज मेरी इज्जत बढ़ गई है। मैं आपको बताऊं तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जन्मदिन था, ठीक है? जी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने को नरेंद्र मोदी ने बधाई दी, राजनाथ सिंह ने बधाई दी, जितने भी देश के तमाम बड़े, गृह मंत्री अमित शाह ने भी बधाई दी, लेकिन उन्होंने किसी की बधाई स्वीकार नहीं की। और उन्होंने ये कहा कि मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, और इसलिए नहीं मनाऊंगा कि, और ना मैं आप लोगों की बधाई स्वीकार करूंगा कि जो छात्र हैं उनके ऊपर जिस हिसाब से बर्बरता से लाठीचार्ज हुआ है, कोई मतलब नहीं है, सेलिब्रेशन का कोई मतलब नहीं है, कोई भी उत्सव मनाने का अभी समय नहीं है, हफ्ते तक जी। सारा कुछ मैं सस्पेंड करता हूँ, ये उन्होंने कहा। तो ये एक हम्म। बहुत बड़ी बात होती है। आप, और ये इतना सेंसिटिव होना भी चाहिए कि भाई उधर तो छात्रों के बिल्कुल ऊपर लाठी चली है, और इधर आप केक काट के हैप्पी बर्थडे कर रहे हो। तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। बड़ा अच्छा उनका उन्होंने फैसला लिया। दूसरा, आज राज्यसभा में जब किरण रिजिजू जो संसदीय कार्रवाई मंत्री है, यानी कि संसद के लिए वो जो रणनीति तय करते हैं, जब वो बातें, बड़ी बड़ी बातें गोल गोल घुमा रहे, तो उन्होंने साफ कहा भाई संसद तब चलेगी और नीट के पेपर के ऊपर जब चर्चा होगी, जब तुम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लोगे। जब तक हम्म। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, नीट पेपर के लीक के ऊपर बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने बड़ी सॉलिड तरीके से कहा। और आज आपने देखा होगा कि जितने भी विपक्षी सांसद थे, जितने भी अपोजिशन के सांसद थे, काले कपड़े पहनकर पहुंचे हुए थे। सब लोगों ने आज विरोध भी किया। उसमें अखिलेश यादव की पार्टी, मुलायम जो समाजवादी पार्टी थी या फिर कांग्रेस पार्टी थी, सब काले, राहुल गांधी भी आज काले रंग की टी शर्ट और काले रंग की पैंट पहन के पहुंचे हुए थे। अक्सर वो खाकी रंग की पैंट और सफेद टी शर्ट पहन के देखे जाते हैं। आज पहली हम्म। बार उनको बिल्कुल काले लिबास में देखा गया। और काफी उस हंगामा हुआ। राजनाथ सिंह ने उसके बाद एक स्टेटमेंट भी जारी किया आज, कि जो विपक्ष है वो युवाओं को राजनीतिक हथियार बना रहा है। युवाओं को राजनीतिक हथियार ना बनाए। कोई हम्म। राजनीतिक हथियार नहीं बना रहा। सीधा एक सवाल है, एक स्पष्ट बात है कि भाई आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो, ठीक है? जिन पुलिस वालों ने बच्चों के ऊपर इतनी ब्रुटैलिटी से लाठीचार्ज किया, उनके ऊपर कार्रवाई करो। और नरेंद्र मोदी जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांग ले, कि भाई हाँ, ये सब नहीं होना चाहिए था। ये इतनी सी मांग है, उसको लेकर आप कुछ भी करते रहो कि हम संसद चलाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, वो चलाना चाहते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। आपने जो ब्रुटैलिटी की है, 1.5-2 लाख स्टूडेंट उस दिन इकट्ठा हुआ था, देश के जेनजीज का आपने अपमान किया है। ये आप और अब आप इस मुद्दे पे घिरे हुए हो, और इस पे आप बचने की कोशिश कर रहे हो, इसके अलावा कुछ दिख नहीं रहा। तो खैर, देखते हैं कि क्या मामला रहता है। आज तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद है कल्याण बनर्जी, उन्होंने ठीक ठाक मतलब हंगामा किया, और उन्होंने काफी सख्त भाषा में इस्तेमाल किया। उसके बाद उनको मानसून सेशन से आज सरकार ने सस्पेंड भी कर दिया है। तो ये जी। भी एक मामला है।
और लोकसभा और राज्यसभा की आज कार्रवाई नहीं चल पाई, स्थगित रही। जी। जो अपोजिशन के लीडर थे वो पार्लियामेंट के बाहर ही आज देखे गए, काले कपड़ों में, काले लिबास में, और उनके हाथ में वो सारी मांगे थी। जो बीजेपी का एक सांसद है निशिकांत दुबे, वो कह रहा है कि जो ये आंदोलन चल रहा है स्टूडेंट्स का, इसको बांग्लादेश और पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है। तो इतने गलीज किस्म के सांसद बीजेपी के हैं, बीजेपी अभी भी कोई गलती नहीं मान रही है, वो इन बच्चों को, इन जेनजीज को पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बता रही है। सर बिल्कुल। कितनी शर्म की बात है, इतने बड़े मतलब यार, जो एक छोटा सा अपन कहें कि एक सेंसिटिविटी, छोटी सी सेंसिटिविटी की डिमांड थी, बात है कि यार कम से कम सेंसिटिव होके तो कोई भाई जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, उसके लिए हम माफी मांगते हैं, वो तो करना दूर, इन बच्चों को बांग्लादेशी और पाकिस्तानी और कह रहे हैं, बड़ा बड़ा अजीब लग रहा है। बिल्कुल, अजीब तो ये है। ख़ैर, अंत में हल्की-फुल्की खबर की ओर अब आते हैं। मौसम का क्या हाल है पूरे देश में? एमपी, राजस्थान समेत अलग-अलग स्टेट्स में बारिश का वैसे अलर्ट है। पंजाब में भी मौसम वैसे ठंडा है थोड़ा आज। देखिए हल्की-फुल्की खबर है, पर बहुत किस्म की खबरें हैं। जैसे अल नीनो ईयर है, तो मानसून जो है वो नो डाउट कि देश के बहुत सारे हिस्सों में कम बारिश दिख रही है, लेकिन जिन इलाकों में बारिश हो रही है, वहाँ पर बहुत ताबड़तोड़ बारिश हो रही है। जैसे मैं हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान में से। वहाँ पर बारिश का अलर्ट है, लेकिन अभी भी मानसून, जैसे राजस्थान में बहुत कम है, मध्य प्रदेश में फिर भी बारिश हो रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई हुई है, 23 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। वैष्णो देवी और अमरनाथ की यात्रा रोकी जा चुकी है, और यूपी के गांव में भी बाढ़ आई हुई है। जो तराई का रीजन है, बेसिकली गंगा बेल्ट बोला जाता है, गंगा के पार वाला लखीमपुर खीरी और ये पीलीभीत, जो अपने सिख वगैरह भी उधर ही रहते हैं ज्यादा, तो तराई के रीजन में, उत्तराखंड से लेकर तराई के रीजन में बाढ़ है। देहरादून में बाढ़ है। लखीमपुर खीरी में तो मतलब गांव के अंदर मगरमच्छ तक घुस गए हैं, ऐसी बाढ़ आई हुई है, क्योंकि नदी में से मगरमच्छ पानी के साथ बह के गांव में चले गए। तो ये स्थिति है। 23 जो डेथ हैं वो जम्मू कश्मीर में हुई हैं। जो चिनाब है, चिनाब का जो जल वाटर लेवल है वो काफी बड़ा हुआ है। और इसके अलावा अमृतसर में भी, जैसे अब मैं थोड़ा पंजाब के बारे में बताना चाहूंगा कि पंजाब में भी रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। रिकॉर्ड ऐसे हैं कि आपको भी सुन के हैरानी होगी। 78 जी। साल का रिकॉर्ड अमृतसर में बारिश ने तोड़ा है। एक दिन हुँ। के अंदर मतलब 185 एमएम बारिश हुई है। इससे पहले 184 एमएम बारिश सन 1948 में हुई थी। तो तकरीबन 75 साल का जो अपन कहें कि 78 साल का जो है वो रिकॉर्ड टूटा है अमृतसर के मामले में। हालाँकि सबसे जो ज़्यादा बारिश 24 घंटे के अंदर वो 1881 में हुई थी, 396 एमएम थी। वो तो ऐसा था कि उस समय बाढ़ ही आ गई थी, पूरा अमृतसर डूब गया था। तो ये स्थिति है। आज पंजाब में कुल 20 जिलों में से 11-12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। बाकियों में जो और बाकी जिले हैं उनमें हल्की-फुल्की बारिशें, फुहारे वगैरह रहेंगी। तो खैर उत्तराखंड और जो उत्तर प्रदेश का तराई वाला रीजन है, कुछ थोड़ा गुजरात का रीजन है, थोड़ा बात करें कि जम्मू कश्मीर का रीजन है, यहाँ पे बाढ़ आई हुई है। और अब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अगर इसी किस्म से एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस रही तो पंजाब के कुछ हिस्सों में भी बाढ़ आ सकती है। तो ये स्थिति है। हालांकि अल नीनो ईयर है, देश के बहुत सारे इलाकों में मानसून कम रहा है, लेकिन अब मेरे को लगता है कि जैसे जैसे अभी तो सावन का महीना चल रहा है, सावन से जैसे जैसे भादों की तरफ हम ढलेंगे, भादव की तरफ ढलेंगे, तब थोड़ी रेनफॉल देखने को मिल सकती है, और उससे कई जगहों पे थोड़े बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं। खैर मेरे को उम्मीद है कि अब की बार जिस हिसाब से जून में गर्मी ने सताया है, वैसे अब आगे भादव में कम से कम ना सताए सताए, क्योंकि भादव में आपको पता है कि धान की फसल को भी पानी चाहिए होता है। तो बारिश हो, लेकिन इतनी भी ना हो कि घर खेत सब डूब जाएं। तो इतनी बारिश हो कि जो हमारे खेत हैं उनमें पर्याप्त पानी मिल जाए, उनको धान की फसल बढ़िया हो। तो भादव अब की बार किसानों को, जाटों को ना सताए, ये एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट ही है। एक तो रब से रिक्वेस्ट है कि भाई पिछले साल आपने देखा होगा कि पंजाब में, हरियाणा में बाढ़ रही थी और काफी नुकसान हुआ था, काफी परेशानी रही थी। हिमाचल की बात नहीं करते, हिमाचल में लगातार 3-4 साल से बहुत नुकसान हो रहा है बाढ़ से। तो अब की बार ना हो, बस यही दुआ है। जी। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
है।